नूरुद्दीन बदरुद्दीन की कथा भाग 5। नूरुद्दीन बदरुद्दीन की कथा 5। मंत्री ने कहा, तू क्या बकती है? वो कुबड़ा ही तेरा पति है और वही यहाँ सोया होगा। पुत्री बोली, नहीं पिताजी, कुबड़ा जाए जहन्नम में। मेरा पति तो काली भौं वाला और बड़ी बड़ी आंखों वाला सजीला जवान है। अभी वो शौच आदि के लिए गया है, वही इस कमरे में सोया था। अभी वापस आता होगा, आप स्वयं उसे देखेंगे। मंत्री चक्कर में पड़ा कि ये सजीला जवान कहाँ से आ गया। वो उसे महल में ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। हाँ, उसने एक कमरे में ये जरूर देखा कि कुबड़ा गुलाम सर के बल दीवार के सहारे खड़ा है। मंत्री ने उससे पूछा कि तुम्हें इस प्रकार किसने खड़ा किया? कुबड़ा उसकी आवाज़ पहचान कर भी वैसे ही उल्टा खड़ा रहा और बोला, आपको मेरे साथ ऐसा क्रूर परिहास नहीं करना चाहिए था। आप जानते थे कि भैंसा बना हुआ जिन्न आपकी पुत्री का प्रेमी है, तो मुझे दामाद बनाने के लिए क्यों कहा? तू पागल है। मंत्री बोला, तू पागल तो नहीं हो गया कि ऐसी ऊटपटांग बातें कर रहा है? कुबड़े ने कहा, नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। सुबह होने तक मैं हिल भी नहीं सकता, वरना जिन्न मुझे मार डालेगा। आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए। रात को एक काली बिल्ली मुझे आकर डराने लगी। मैंने उसे भगाया तो वो बड़ी होने लगी और कुछ देर में भैंसा बन गई। उसने बताया कि वो आपकी पुत्री का प्रेमी है। उसने मुझे इस प्रकार खड़ा कर दिया और कहा कि सुबह से पहले अपनी जगह से हिले तो मार डालूंगा। मंत्री ये सिर पैर की कहानी सुनकर ऊब गया। उसने गुलाम को सीधा खड़ा कर दिया। गुलाम सिर पर पांव रखकर भागा और पीछे निगाह भी नहीं की। वो सीधा राजमहल में गया और बादशाह के पांवों पर गिर पड़ा। बादशाह के पूछने पर उसने रात का अपना सारा अनुभव बताया। बादशाह ये सब सुनकर बहुत हंसा। इधर मंत्री अपनी पुत्री के पास फिर गया और बोला, तुम जिसे अपना पति कहती हो वो तो महल में कहीं नहीं मिला। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। पुत्री ने कहा, मैं बिल्कुल सच कहती हूँ। आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो ये चौकी पर रखे हुए कपड़े और ये पगड़ी देखिए। ये चीज़ें मेरे पति की हैं। सोने के पहले उसने कपड़े उतार कर यहाँ रख दिए थे। मंत्री ने पगड़ी को देखा और जान गया कि ऐसी पगड़ी मोसिल के मंत्रिमंडल पहना करते हैं। उसने पगड़ी को उलट पलट कर देखा तो उसमें से कपड़े में लिपटी हुई कोई चीज़ गिरी। उसे खोल कर देखा तो उसमें एक लंबा पत्र था। ये वो अंतिम पत्र था जो नूरुद्दीन अली ने अपने पुत्र को लिखा था और बदरुद्दीन उसे हमेशा अपनी पगड़ी में सुरक्षा पूर्वक रखता था। मंत्री को सिक्कों से भरी एक थैली भी वहाँ मिली, जिसके अंदर इसहाक यहूदी का लिखा हुआ कागज़ था कि 6000 मुद्राओं में मैंने बदरुद्दीन के जहाज का माल खरीद लिया है। शमसुद्दीन ये सब चीज़ें पाकर गस खा गया। थोड़ी देर में सचेत होने पर वो बोला, बेटी, तुम ठीक ही कहती हो और तुम्हारी प्रसन्नता भी उचित है। तुम्हारा पति तुम्हारा चचेरा भाई है। ये कहकर वो अपने भाई के हाथ के लिखे पत्र को बार बार चूमने और भाई को याद करके रोने लगा। उक्त पत्र में नूरुद्दीन ने सविस्तार लिखा था कि वो कब बसरा पहुंचा, कब उसका विवाह हुआ और कब उसका पुत्र बदरुद्दीन पैदा हुआ। शमसुद्दीन को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि नूरुद्दीन का और उसका विवाह एक ही दिन हुआ था और उसकी पुत्री और बदरुद्दीन का जन्म भी एक ही दिन हुआ था।
पहले मजाक में कही हुई बातों के ठीक निकलने पर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो तुरंत ही पगड़ी और पत्र लेकर बादशाह के सम्मुख गया और सारा हाल विस्तार पूर्वक बताया। बादशाह को भी आश्चर्य हुआ और उसने आदेश दिया कि ये सारी बातें उसकी इतिहास पुस्तक में लिखी जाएं। मंत्री ने बदरुद्दीन के आने की 1 सप्ताह तक प्रतीक्षा की। फिर उसने काहिरा नगर में उसकी खोज की। बदरुद्दीन कहीं न मिला। इससे मंत्री को अत्यंत दुख हुआ। उसने बदरुद्दीन की सारी चीज़ें सुरक्षा पूर्वक संदूक में रखी, बल्कि विवाह के समय प्रयुक्त सारे कमरों को वहाँ की हर चीज़ जैसी की तैसी रखकर ताला डलवा दिया। मंत्री की पुत्री को कुछ दिन बाद मालूम हुआ कि उसे गर्भ रह गया। 9 महीने बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। वो पुत्र अत्यंत सुंदर था। उसके नाना ने उसकी सेवा के लिए बहुत से नौकर चाकर रखे। उसका नाम रखा था अजब। जब अजब 7 वर्ष का हुआ तो शमसुद्दीन ने उसे एक अच्छे मकतब में भेजा, जहाँ उसने अत्यंत विद्वान गुरजनों से शिक्षा लेनी आरंभ की। उसके मकतब में जाने के समय भी 2 सेवक उसके साथ रहा करते थे। अजब को अपने ऐश्वर्य का बड़ा घमंड हो गया, क्योंकि उसके सभी सहपाठी उससे सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से निम्न स्तर के थे। इसलिए वो अक्सर उन्हें मारा पीटा करता था और गालियां देता रहता था। वे इस बात से दुखी हुए और उन्होंने गुरु से शिकायत की। गुरु ने पहले तो उससे कहा कि बड़े घर का लड़का है, उसकी बातें अजब हैं, लेकिन जब अजब की ज्यादतियां सीमा से पार हो गईं तो उसने गुरु जी के समझाने बुझाने पर भी ध्यान न दिया। तो गुरु ने लड़कों से कहा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम सब लोग एक नया खेल शुरू करो, जिसमें हर लड़का अपने माता पिता का नाम बताए। अजब अपने पिता का नाम न बता सकेगा और तुम्हारे साथ खेलना छोड़ देगा। लड़कों ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन मैदान में इकट्ठे होकर कहा कि हम नया खेल आरंभ करते हैं, जिसमें हर लड़का अपने माँ बाप का नाम बताएगा। जो न बता सकेगा वो खेल से अलग कर दिया जाएगा। अतएव सभी लड़कों ने एक एक करके अपने माता पिता का नाम बताना शुरू किया। जब अजब की बारी आई तो उसने कहा, मेरा नाम अजब है, मेरी माँ का नाम हसना है और मेरे पिता का नाम शमसुद्दीन मोहम्मद है। मेरा पिता मिस्र के बादशाह का मंत्री है। ये सुनकर सब लड़के कह उठे कि ये तू क्या कहता है, तेरे पिता शमसुद्दीन नहीं हैं? अजब ने उन्हें डपट कर पूछा, क्यों, मेरे पिता शमसुद्दीन मोहम्मद क्यों नहीं हैं? लड़के ठहाका मारकर हंसे और बोले, शमसुद्दीन तेरा पिता नहीं, तेरी माँ का पिता यानी तेरा नाना है। तू अपने बाप का नाम नहीं बता सका, हम तेरे साथ नहीं खेलेंगे। और वे सब उसे अकेला छोड़कर चले गए। उसने जाकर गुरु से कहा कि लड़के ये झूठ कहते हैं कि शमसुद्दीन मेरा पिता नहीं है। गुरु ने कहा, बेटा वे ठीक कहते हैं, तेरे पिता का नाम तो मुझे भी नहीं मालूम। शमसुद्दीन तो वास्तव में तेरा नाना है। बादशाह ने क्रुद्ध होकर तेरी माँ का विवाह एक गुलाम से करवाया था, लेकिन विवाह की रात ही किसी जिन्न ने गुलाम को भगा दिया और उसके साथ जिन्न सो रहा। अब तुम सहपाठियों के साथ ऐसी बातों में दखल मत दो। अजब ये बातें सुनकर रोता हुआ अपनी माँ के पास आया और उससे कहा, भगवान के लिए मुझे बताओ कि मेरे पिता कौन हैं? माँ ने कहा, तुम्हारा बाप शमसुद्दीन है, वो तुम्हें हमेशा प्यार किया करता है। अजब ने कहा, तुम झूठ बोलती हो, शमसुद्दीन मेरा नहीं तुम्हारा बाप है, तुम बताती क्यों नहीं हो? उसकी माँ ये सुनकर रोने लगी, जो केवल एक रात उसके साथ रहकर गया था। इसी बीच शमसुद्दीन भी वहाँ आ गया।
रोते देखकर उसने पूछा, तुम क्यों रो रही हो बेटी? बेटी ने रोने का कारण बताया तो वो भी दुखी हुआ। वो रात भर दुख में निमग्न रहा और सोचता रहा कि कैसे दुर्भाग्य की बात है कि लड़की की बदनामी इस तरह हो रही है। दूसरे दिन मैं दरबार में गया तो रोते हुए बादशाह के पैरों में गिर पड़ा। उसने सारा हाल बताकर कहा कि अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि लोग कहें कि मेरी बेटी ने जिन्न से लड़का पैदा किया है। आप मुझे कुछ दिनों की छुट्टी दें तो मैं अपने दामाद बदरुद्दीन को सारे बड़े नगरों विशेषतः बसरा में जाकर तलाश करूं। बादशाह को भी ये सारी बातें जानकर बड़ा दुख हुआ। उसने न केवल मंत्री की छुट्टी मंजूर कर ली बल्कि हर जगह के बादशाहों के नाम पत्र और अपने हाकिमों के नाम आदेश लिखवाकर शमसुद्दीन को दिया। इनमें कहा गया था कि आप मेरे मंत्री शमसुद्दीन के भतीजे और दामाद बदरुद्दीन की खोज में उसकी सहायता करें। जो उस नवयुवक को ढूंढ देगा मैं उससे बड़ा प्रसन्न होऊंगा और उसका एहसान मानूंगा। शमसुद्दीन ने अपने स्वामी की इस कृपा पर उसका बड़ा एहसान माना और विदा हुआ। शमसुद्दीन अपनी पुत्री और नाती को लेकर काहिरा से रवाना हुआ। 20 दिनों की यात्रा के बाद वो दमिश्क पहुंचा। वहां जाकर उसने नदी के किनारे अपने डेरे खड़े किए और सेवकों को आज्ञा दी कि नगर में जाकर आवश्यक क्रय विक्रय करो। वो खुद बदरुद्दीन को ढूंढने नगर में निकल पड़ा। अजब भी अपने सेवकों के साथ नगर की सैर को निकला। नगर में आने पर उसके चारों ओर उसके अनुपम रूप को देखकर लोग जमा हो गए। इससे परेशान होकर अजब बदरुद्दीन की दुकान में घुस गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप लोग करते नहीं यार, कितना टाइम लगता, 4 सेकंड कर दिया करो यार। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद।